हेलो फ्रेंड, नमस्कार आप सभी को मेरा। और आप सब लोग बढ़िया होंगे, ऐसी मुझे आशा है। और अब मैं शुरू करता हूँ अपनी यानी कि 3.5 की जो सेकंड पार्ट हमारा रह रहा था, हमने देख लिया था यानी कि थर्ड पार्ट तक। और आज हम फोर्थ जो सवाल है हमारा उसके पार्ट करेंगे, है ना। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा वो आपको मिल चुका होगा। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं क्या, एक्सरसाइज नंबर 3.5 का सेकेंड पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब देखते हैं हम अपना सेकंड पार्ट। मैं यहाँ डाल देता हूँ एक्सरसाइज नंबर 3.5 और मैं यहाँ पर ये रही हमारी बुक। ठीक स्टूडेंट, ये रही हमारी बुक और अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट का यानी कि फोर्थ सवाल का पहला पार्ट। तो मैं इसको स्टूडेंट एक बार आप इसकी लैंग्वेज देख लो, मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक स्टूडेंट, और मैं आपको पढ़ कर ही बता देता हूँ। हाँ, एक छात्रावास है, एक मासिक व्यय का एक भाग है ना नियत है, यानी कि एक जो छात्रावास है उसकी जो मासिक व्यय है का एक भाग क्या है, नियत है। और तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र को कितने दिन भोजन लिया है ना। जो छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है इस बात पर निर्भर करता है। और जब एक विद्यार्थी एक हो जो 20 दिन का भोजन करता है तो 1000 छात्रावास को व्यय के लिए अदा करना पड़ते हैं, है ना। यानी कि जो 20 दिन का भोजन करेगा एक छात्र तो कितने रुपए अदा करने पड़ने हैं उसे, 1000 रुपये। अब सेकंड शर्त क्या है हमारी, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के लिए वह कितने रुपए व्यय करता है, यानी कि 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं उसको। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो ये स्टूडेंट हमारा वैसे ही है जैसे हमने अभी टैक्सी वाला किया था, है ना। और एक सवाल और किया था हमने नियत व्यय वाला, है ना, और प्रतिदिन वाला। तो उसी के हिसाब से हम मानेंगे, यानी कि उसी के जैसा ये सवाल है। तो बस दो समीकरण यूं बनाएंगे और हम करेंगे इसको सोल्व, है ना। तो इसमें हमारी क्या चल रही थी, आप लोगों को अवगत होगा, यानी कि वज्रोन्मूलन विधि वगैरह चल रही थी इसमें। तो ये वज्रोन्मूलन विधि से इसमें कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है, इसमें ये लिखा है निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। ठीक स्टूडेंट, और उनके हल किसी भी बीजगणितीय विधि से हल ज्ञात करने हैं। तो आइए हम इसको पहले लैंग्वेज को पढ़ के क्या बनाते हैं, समीकरण युग्म बनाते हैं, है ना, फिर हम सॉल्व करते हैं उसको। तो यहाँ पर मैं मान लूंगा, है ना स्टूडेंट, माना। अब मैं बिंदु मार्कर ले लेता हूँ, बिंदु मार्कर लूंगा मैं, और मैं इसको पढ़ करके लैंग्वेज को पढ़ करके क्या बनाऊंगा, यानी कि समीकरण युग्म बनाऊंगा। ठीक, अब मैं मान लूंगा यहाँ पर कि जो नियत व्यय होगा एक छात्रावास के लिए, है ना, तो वो कितना होगा। तो मैंने माना नियत व्यय इज इक्वल टू x रुपए, है ना स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पर मान लिया x रुपए। अब और मैं मान लूंगा प्रतिदिन के लिए, प्रतिदिन के लिए यानी कि प्रतिदिन के लिए व्यय, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 22 रुपए। डन स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम बनाएंगे, यानी कि जो इसके लैंग्वेज दे रखी है, आपको साउंड तो आएगी ही आएगी, और मैंने सवाल आपको दिखाई दिया है और आपके पास बुक भी होगी। तो मैं इसको दिखा देता हूँ एक बार पढ़ करके और बता देता हूँ। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा यह इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी एक हो, है ना, जो 20 दिन भोजन करता है 1000 छात्रावास के लिए अदा करने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारी, मैं यहाँ पर लिख दूंगा फर्स्ट कंडीशन। डन स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो नियत व्यय है तो वो तो नियत ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, प्रतिदिन के लिए उसे कितने रुपए अदा करने पड़ रहे हैं, 20 रुपए पर डे, है ना। तो 20 बाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल 1000। डन स्टूडेंट। तो यहाँ हमारी क्या हो जाएगी, समीकरण 1। अब इसी तरीके से सेकंड कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी सेकंड कंडीशन। अब इसका नियत है तो नियत x ही रहेगा, है ना। अब एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है ना, तो उसको कितने दिन रुपए अदा करने पड़ रहे हैं, 1180 रुपए, यानी कि प्लस 265 इज इक्वल टू 1180। डन स्टूडेंट। यहाँ पर हो जाएगा समीकरण युग्म, ये समीकरण हो जाएगा 2 और ये हो गए 2 समीकरण युग्म हमारे। और हमने क्या बताया था आपको इसमें कि किसी भी बीजगणितीय विधि से ये सॉल्व करने हैं। तो हम इसमें सबसे इजी मेथड क्या लगेगा हमारा, है ना। इसमें देखो समीकरण यानी कि 1 में और 2 में क्या है,
x के जो गुणांक है वो बराबर है, यानी कि 1 1 है। तो इसमें स्टूडेंट क्या होगा, हमारी विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो अब आइए हम लिखते हैं समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर। डन स्टूडेंट, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, समीकरण 1, ये हो गया x प्लस 26/1180। डन स्टूडेंट, अब यहाँ पर जब घटाएंगे तो नीचे वाला जो साइन होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, चेंज। तो अब x से x कट जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, -6y, ये भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 180। डन स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 1000, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 180। अब यहाँ से माइनस का 180 बचेगा, क्योंकि ये 1180 जो है माइनस का है। तब इसको माइनस से माइनस कैंसिल, अब 22 इक्वल टू आ गया। अब 6 से काट देंगे, चलो यहाँ यहीं पर ले लेते हैं, 180/6, तो 6 दिया 18, यानी कि 30। तो 22 इक्वल टू कितना आ गया, 30, ये हो गया 30। डन स्टूडेंट, मैं क्या करूँगा, ये y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर स्टूडेंट, ठीक। अब यहाँ पर 1 में रखेंगे, तो x प्लस 20 × 30 और 1000, x प्लस, डन स्टूडेंट, 600 हो जाएगा ये, और x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस हो जाएगा इधर ये 400। ठीक स्टूडेंट, तो हमारा नियत व्यय क्या आ गया, 400 रुपये, है ना, और पर डे का कितना आ गया, 30 रुपये। तो मैं यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए नियत व्यय इक्वल टू 400 रुपये, ठीक। और प्रतिदिन का व्यय इक्वल टू 30 रुपये, ठीक। डन स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो जाता है हमारा 4th सवाल का फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कहता है। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, साफ कर दूंगा। किसी ने नहीं लिखा हो, किसी स्टूडेंट ने, तो कृपया वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, अच्छे से दिख जाएगा और समझ में भी आ जाएगा आपको, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर जो सेकंड सवाल कहता है, ये है हमारा सेकंड सवाल, इसको ध्यान से देखना, दिख रहा होगा आपको, ठीक। मैं एक बार लैंग्वेज पढ़कर बता देता हूँ। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, डन स्टूडेंट। और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है ना। तो वह भिन्न ज्ञात करनी है, तो मान लेंगे, है ना, कि वह भिन्न, माना भिन्न इक्वल टू x/y के रूप की होती है स्टूडेंट। अब यहाँ से फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डन स्टूडेंट। अब यहाँ से क्या कह रहा है, ये वह 1/3 हो जाती है जब अंश से 1 घटाया जाता है, यानी कि अंश ऊपर वाला होता है। ये भी मैंने बताया था आपको, जब अंश से 1 घटाया जाता है और हर से, मतलब हर को नहीं, मतलब छेड़ा नहीं जा रहा है कुछ भी, है ना, एज इट इज रहता है, क्या, जो हर है ना, 1/3 हो जाती है जब अंश से 1 घटाया जाता है, तो 1/3 हो जाती है ये। तो थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 3x - 3 इक्वल टू y, यहाँ से हो जाएगा 3x - y इक्वल टू 3, इसको दे देंगे समीकरण 1, डन स्टूडेंट। अब यहाँ पर देंगे सेकंड कंडीशन, ये हो जाएगी सेकंड कंडीशन। अब यहाँ पर 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है ना। तो अब अंश को ऐसे ही रखा जा रहा है और किस में जोड़ा जा रहा है, हर में 8 जोड़ दिया जाता है,
तो वह 1/4 हो जाती है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8 हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पर ये 4x, अब वाई को इधर ले आएंगे, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से ये हो जाएगी समीकरण 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी क्या लगाएंगे हम, विलोपन विधि। लेकिन विलोपन विधि किसके लिए लगाएंगे, अब ये बाई को देखेंगे, बाई का जो है गुणांक सेम है, तो इसको हमें कुछ नहीं करना, बस क्या करना होगा हमें इसके लिए, वही समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर तो एक बाई का साइन चेंज हो जाएगा, तो एक है ना कट जाएगा बाई से बाई, और फिर हम देखेंगे क्या आता है एक्स का मान। ठीक स्टूडेंट, समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक जो लिखा है यानी कि समीकरण 1 से घटाने पर, तो 3x माइनस बाई इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से 4x माइनस बाई इज इक्वल टू 8। ठीक स्टूडेंट, अब यहाँ से क्या करूँगा मैं, साइन चेंज हो जाएंगे और ये प्लस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, यहाँ से माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा तो यहाँ से माइनस का 5 आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक स्टूडेंट, यहाँ पर समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक ही है हमारा, तो 3 5 माइनस बाई इज इक्वल टू 3। ये देखो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो अगर ये 3x तो x ये रख दिया 5, माइनस बाई है तो माइनस बाई और इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से 15 हो जाएगा, माइनस बाई इज इक्वल टू 3, माइनस बाई इज इक्वल टू 3 माइनस 15, माइनस बाई इज इक्वल टू 12, तो बाई इज इक्वल टू 12। डन स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, इसलिए भिन्न इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/12 यानी कि 5/12। तो यही हमारा आंसर हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा फोर्थ का सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसको कर देता हूँ साफ बिना किसी देरी के। तो ये सब किससे हो रहे हैं स्टूडेंट, विलोपन विधि से। तो यहाँ पर चाहे लिख भी सकते हैं आपके विलोपन विधि द्वारा। ठीक डन स्टूडेंट, क्या लिखना, विलोपन विधि द्वारा, क्योंकि हम विलोपन विधि की इजी कर दी है इसमें। अगर हम लगाएंगे प्रतिलोपन विधि या कौन सी है फिर जो पहले बनाई थी, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है स्टूडेंट, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, थोड़ा लॉन्ग यानी कि लेंथी मेथड हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, विलोपन विधि से कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, ये थर्ड पार्ट देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको। इनकी लैंग्वेज क्योंकि बड़ी है स्टूडेंट, अगर मैं बोर्ड पर लिखूंगा तो बोर्ड आधा भर जाएगा, फिर मुझे मिटाना पड़ेगा दोबारा, और वीडियो भी लंबा होगा, इसलिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ सवाल और मैं पढ़ के बता देता हूँ इसकी लैंग्वेज। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। ठीक स्टूडेंट, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो गई। अब यहाँ पर ध्यान देना, 1 अंक की क्या हो रही है, कटौती हो रही है ना। वो प्रत्येक सही उत्तर पर कितने मिल रहे हैं, 3 अंक मिल रहे हैं। ठीक, यानी कि अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो रही है, यानी कि गलत उत्तर पर, और सही के लिए कितने मिल रहे हैं, 3। ठीक, अब यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, है ना। अब सेकंड कंडीशन क्या, यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते हैं, तो वह यानी कि यश 50 अंक अर्जित करता है ना। तो अब यहाँ पर क्या बताना है, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, यानी कि सही और गलत कुल मिला के कितने प्रश्न थे, है ना, तो ये बताना है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लैंग्वेज के हिसाब से अपने समीकरण बनाते हैं। आइए, सही उत्तर के लिए माना तो लिखिए, सही उत्तर के लिए अंक इज इक्वल टू एक्स। डन स्टूडेंट, यहाँ पर लिखूंगा अशुद्ध, क्योंकि जो लैंग्वेज बुक में लिखी है, अशुद्ध उत्तर के लिए
अंक बराबर बाई, है ना, ये दिए जाते हैं, ऐसा मान लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इसे आप हिंदी में लिख सकते हैं, प्रथम शर्त लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या है, प्रथम शर्त अनुसार कि सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जा रहे हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, तब उसे कितने अंक प्राप्त होते हैं, टोटल मिलाकर के 40। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे हमारा क्या बन जाएगी, समीकरण 1। तो सही उत्तर के लिए जो हमने माना है x, तो यानी कि 3 गलत उत्तर के लिए एक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जा रहे हैं, है ना। तो ये अंक माने ना हमने, तो सही उत्तर के लिए क्या दिया था, x अंक, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3x। अब यहाँ पर ध्यान देना, कटौती की जा रही है, तो यानी कि माइनस, है ना, सही में से माइनस ही तो करा जा रहा होगा, कटौती की जा रही है, तो यानी कि 1 अंक की कटौती करी जाती है, तो ये पाई हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना जाएगा, 40। तो ये हमारी हो जाएगी समीकरण 1, है ना। और यहाँ पर अब सेकंड शर्त अनुसार, सेकंड कंडीशन, तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, यानी कि 4x, और गलत उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं, यानी कि 2y हो जाएगा, और टोटल मिला के कितने अंक दिए जाते हैं, 50। तो ये समीकरण 2 हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पर अब हम इसको करेंगे क्या, सॉल्व, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमारा बाई बाई फिर क्या बन जाएगा, इसका गुणांक 1 बन जाएगा, तो इसलिए हम सॉल्व कर लेंगे, या वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें 1 को इक्वल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से फिर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इससे अच्छा स्टूडेंट क्या होगा, हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 2x, ये बाई बचेगा खाली, इधर 50 है, और यहाँ से फिर अब ये बच जाएगा 2x माइनस बाई इज इक्वल टू 25। तो इसको समीकरण 2 कर दो, इसको कर दो डैश, समीकरण 2 डैश, है ना। तो जो हमारे काम की है वो क्या है, समीकरण 1 और 2। तो अब हम इसमें क्या लगा देंगे, विलोपन विधि स्टूडेंट, है ना। तो मैं जो बता रहा था आपको कि विलोपन विधि द्वारा आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमने कौन से मेथड से किया है ये सवाल। तो यहाँ पर लिख सकते हैं विलोपन विधि द्वारा, डन स्टूडेंट। तो यहाँ पर विलोपन विधि द्वारा लिख दिया, इसलिए समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, डन स्टूडेंट। अब यहाँ पर घटाएंगे हम 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, है ना, और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, ये है स्टूडेंट। और जब हम माइनस कर रहे हैं तो इनके साइन जो है चेंज हो जाएंगे, है ना, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, डन स्टूडेंट। यहाँ से बचेगा क्या, x बचेगा, ऐसे भी कर सकते हैं आप, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, 15 बचेगा प्लस 5, तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 15 आ गया स्टूडेंट, है ना। अब ये क्या रखेंगे, हम कहाँ रखेंगे इसको, बताओ, समीकरण 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 1 से, ठीक, अब यहाँ रखेंगे, तो ये 15 और माइनस बाई इज इक्वल टू 40, तो ये हो जाएगा 15 या 45, माइनस बाई इज इक्वल टू 40, ये माइनस बाई इज इक्वल टू 40 माइनस 45, ठीक। अब यहाँ से बचेगा माइनस का, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 5, डन स्टूडेंट। तो हमने क्या माना था, यहाँ पर जो गलत उत्तर के लिए अंक दिया जा रहा था 5, है ना, यानी कि जो हमारा आंसर आ गया है, और सही उत्तर के लिए क्या है 15, है ना। तो यहाँ पर पूछा है कि जो दोनों ने अंक अर्जित किए हैं, यानी कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, है ना। तो यहाँ पर ये बता सकते हैं हम, तो यहाँ पर मान लेंगे अंक, यहाँ पर कितने प्रश्न थे, है ना। तो सही उत्तर के लिए अंक हो गया x और y, तो यानी कि जो थे क्या थे, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, है ना, जो टोटल प्रश्न थे, यानी कि सही उत्तर वाले कितने प्रश्न थे, सही उत्तर के लिए प्रश्न, तो यहाँ पर प्रश्न भी कर सकते हैं, यानी कि सही उत्तर के लिए प्रश्न, और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर जो टोटल मिला के हो जाएंगे, वैसे इनका जो x का मान y का मान आ गया जो हमें निकालना था, तो वो क्या आ गया हमारे 5 और 15। तो हम अगर टोटल मिलाकर देखें तो टोटल, तो ये कितना हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, है ना। टोटल कितने प्रश्न थे,
क्योंकि हमसे टोटल पूछ रहा है ना, और अलग अलग पूछेगा तो ऐसे बता देंगे कि x 15 और y 5 है ना, तो ये हो जाएगा। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ बिना किसी देरी के, ये आपने कर लिया होगा। ठीक है स्टूडेंट, हमें इस पर ध्यान ना देकर के ज़्यादा या कुछ भी है तो ये हमारा आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन हमसे क्या आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, और कॉन्सेप्ट में भी क्या, लैंग्वेज को पढ़ करके समीकरण योग बनाना स्टूडेंट, वही महत्वपूर्ण बात होती है। यहाँ पर क्या रखेंगे, यानी कि जो कटौती हो रही थी तो उस पर ध्यान देंगे कि जो माइनस आएगा बीच में है ना, जैसा कि हमने करा था। डन स्टूडेंट, तो हम चलते हैं। डन स्टूडेंट, तो अब यहाँ चलते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। हमें फोर्थ पार्ट आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक, आप देखो इसको, दिख रहा होगा क्लियरली फोर्थ पार्ट। ठीक स्टूडेंट, ये है हमारा फोर्थ पार्ट, गाड़ी वाला सवाल। ठीक, तो अब ये हो गया होगा, तो मैं एक बार पढ़ करके बता देता हूँ आपको। एक राजमार्ग है और उसमें वहाँ पर है दो कारें हैं, यानी कि दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है ना। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो एक राजमार्ग में मान लेता हूँ, मैं इधर दिखा देता हूँ आपको। ये एक रेल क्या है, राजमार्ग है, यानी कि हाईवे है ना। तो यहाँ पर दो स्थान है ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी है, टोटल 100 किलोमीटर है ना, जैसा कि दिया है। ये है 100 किलोमीटर इनके बीच की दूरी। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब आगे क्या दिया है, एक कार है ना, एक कार जो है ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, यानी कि एक कार स्थान ए से चलना प्रारंभ करती है और एक कार स्थान बी से चलना प्रारंभ करती है ना। अब आगे क्या है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, यानी कि एक ही दिशा में चलती हैं भिन्न भिन्न चालों से। अब एक ही दिशा में चलने का मतलब क्या होगा, अगर सेम डायरेक्शन होगी तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में चलने का क्या मतलब है, अगर एक कार यहाँ से चल रही होगी यानी कि ए स्थान से, तो ये चलेगी बी स्थान से आगे है ना, यानी कि एक ही स्थान से एक ही दिशा में चल रही है ना, भिन्न भिन्न स्थान हो गए और दिशा एक ही हो गई है ना। तो यहाँ पर यही कहा है कि भिन्न भिन्न चालों से भी चलती है और क्या है, एक ही दिशा में चलती है, यानी कि जो इनकी स्पीड है ना, तो वो भी अलग अलग है और एक ही दिशा में है ना। अब चलते हैं आगे, तो क्या कह रहा है, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, यानी कि उनको जो मिलने में टाइम लगेगा तो 5 घंटे लग जाता है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। विपरीत दिशा में चलने का क्या मतलब होगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर लिखता हूँ मैं अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि क्या है, यहाँ पर इसका मतलब विपरीत दिशा में चलती हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं। तो विपरीत दिशा क्या होगी, जैसे मान लो ये ए स्थान से ये चली और बी स्थान से ये चली, तो यानी कि ये इधर को चल रही है राइट हैंड को और ये चल रही है लेफ्ट हैंड को, तो यानी कि ये क्या हो गया, विपरीत दिशा हो गई है ना। तो ये दो कारें हैं, मैंने ये आपको फिगर बना दिया है, आप इजीली समझ में आ रहा होगा फिगर आपको। ठीक स्टूडेंट, अब क्या है, 1 घंटे पश्चात मिलती हैं, ठीक है 1 घंटे पश्चात मिलती हैं, पहली कंडीशन है 5 घंटे पश्चात मिलनी थी है ना। तो दोनों कारों की चालें ज्ञात करनी है। अब दोनों कारों की चालें क्या होंगी, मैं मान लेता हूँ है ना। अब मान लो पहली कार की चाल इज इक्वल टू एक्स मान लो है ना, और दूसरी कार की चाल इज इक्वल टू वाई मान लो। ठीक है स्टूडेंट है ना। अब यहाँ पर हमें चाल बराबर क्या होता है, जैसे दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। तो यहाँ से इसको किलोमीटर पर आवर में ले सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि अब ये किलोमीटर पर आवर में क्यों लिया, क्योंकि हमें जो टाइम था ना वो घंटे में दे रखा था स्टूडेंट, अगर वहाँ पर मिनट में दे रखा होता तो ये क्या हो जाता, मिनट में दे रखा होता है टाइम, तो मीटर प्रति, यानी कि यहाँ पर किलोमीटर पर मिनट हो जाता है ना। तो या फिर क्या हो जाता, जैसे मीटर प्रति सेकंड होता है, तो या तो फिर हमें उसे समय को सेकंड में बदलना पड़ता, तब हमें दूरी मीटर में लेनी पड़ती। ठीक है स्टूडेंट, अब लेकिन समय हमें किस में दिया था, घंटे में, तो हमने क्या दूरी किस में ले ली, किलोमीटर में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे किलोमीटर पर आवर। डन स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या होता है देखो,
है ना। फर्स्ट कंडीशन के अनुसार मैं बता देता हूँ आपको, जो क्या है बुक में लिखा था, यहाँ पर तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, फर्स्ट कंडीशन मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, फर्स्ट कंडीशन, है ना। तो ये जो है, अगर दोनों कारें यानी कि एक ऐसे जगह पर रहती है, एक बीच है, और दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं स्टूडेंट, है ना, तो 5 किलोमीटर मतलब 5 घंटे बाद मिलती हैं। ठीक स्टूडेंट। अब जब ये विपरीत यानी कि एक ही दिशा में चल रही है भिन्न भिन्न चालों से, है ना, तो जब एक ही दिशा में चलेंगी भिन्न भिन्न चालों से, तो ऐसे देखो, है ना, मेरा क्या है यानी कि जो मेरी फिजिकल बॉडी मूवमेंट है वो देखो, जैसे यहाँ पर है, ये मैं हूँ, ये दो दो मेरे हाथ है ना। अब ये एक ही दिशा में कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे, है ना, ये ऐसे ऐसे चलेंगे। तो यहाँ पर ये वाली कार ये बी हो गई, ये वाली कार बी हो गई, ये वाली कार जो है ए हो गई, यानी कि जो मेरा क्या है राइट हैंड है वो मेरा ए कार हो गया, ये स्थान हो गया, और ये बी स्थान हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। अब जब यहाँ से दो कारें चलेंगी तो ये कैसे चलेंगी, ऐसे ऐसे चलेंगी, ऐसे ऐसे हैं चलेंगी, तो यानी कि इनके बीच की गैप बना रहेगा, है ना, तो गैप बना रहेगा यानी कि दूरी बनी रहेगी। तो जब ये एक दूसरे से इस तरीके से ऐसा मान लो, ऐसा लग रहा है दूर जा रही हैं, एक दूसरे से एक दूसरे का पीछा कर रही हैं, यानी कि दूर जा रही है ना। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, यानी कि इनके बीच में क्या जाएगी, चालों के बीच में माइनस का साइन आ जाता है स्टूडेंट, है ना। तो जब कारें एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चलेंगी, तो चाल क्या जाएगी स्टूडेंट, x माइनस वाई, इसको भी ले सकते हैं हम किलोमीटर पर आवर में। ठीक, अब देखो सेकंड कंडीशन, अब यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, लिख देता हूँ मैं पहले, जब कारें विपरीत दिशा में चलेंगी तो चाल, ये x प्लस वाई, ये हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। तो ये कैसे लिखा मैंने स्टूडेंट, अब यहाँ पर मेरी बॉडी मूवमेंट को देखेंगे कैसे, यानी कि ये स्थान ये है, ये स्थान बी है, यहाँ पर एक कार ये है और एक कार ये बुक मान लो, है ना, एक कार मार्कर को, एक कार ये बुक को मान लो, है ना। अब ये जब क्या चलेंगी एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यानी कि ये इधर चलेगी, ये इधर चलेगी, ये इधर चलेगी, ये इधर चलेगी, तो ये दोनों यहाँ पर मिल जाएंगी, है ना। दोबारा देखो, ये इधर चलेगी, ये इधर चलेगी, ये इधर, तो ये मिल गई यहाँ पर। तो इनको 1 घंटे का टाइम लगा, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इनकी ये जो जुड़ रही हैं, है ना, एक दूसरे से जुड़ रही हैं, तो ऐसे ध्यान रखेंगे जब विपरीत होगा तो जुड़ेंगी, है ना। यानी कि ये देखो, ये स्थान ए से हो गई एक कार और ये स्थान बी से एक कार, तो ये इधर चली, ये इधर चली, ये इधर चली, ये इधर चली, मिल गई दोनों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ से ये पॉजिटिव लिया इसलिए। डन स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर हमें टाइम कितना दे रखा था फर्स्ट कंडीशन में, यानी 5 घंटे, ठीक, और सेकंड कंडीशन में 1 घंटा, है ना। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या पहले तो इसको भी लिख सकते हैं हम बी नोट एट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, हम जानते हैं कि, है ना, क्या जानते हैं हम, ये दूरी बराबर चाल गुणा समय, हमने ये क्या पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक, इसको ये याद रखेंगे, हमने ये पढ़ा है ना फॉर्मूला, है ना। तो अभी यहाँ पर से हमने क्या ले लेंगे, इसको फर्स्ट कंडीशन के अनुसार, है ना, फर्स्ट कंडीशन में क्या ले लेंगे, दूरी कितनी है, देखो इनके बीच की दूरी 100, तो ये 100, है ना, किलोमीटर है। डन। यहाँ पर क्या है, दूरी बराबर चाल, तो चाल क्या मानी है हमने, है ना, जब एक ही दिशा में जा रही है ये x माइनस वाई, और टाइम कितना लग रहा है ना, 5 घंटे, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, या मत करो, ऐसे ही रहने दो, है ना। ये 5 से इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 5 दूनी 10, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिख सकता हूँ, ये y इज इक्वल टू 20, ठीक, 20, तो ये समीकरण 1 हो जाएगा ना हमारा स्टूडेंट। ये किसको अकॉर्डिंग हो गया, कंडीशन बन के। डन। यहाँ से सेकंड कंडीशन इसी के सामने लिख रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है, आप लोग नीचे ही लिखना, नीचे को अपनी कॉपी में नीचे, है ना, मैं सामने लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जगह नहीं है, फिर ये मिटाना पड़ेगा सारा, ठीक है, इसलिए। अब यहाँ पर देखो, अभी यार सेकंड कंडीशन के अनुसार, तो यहाँ पर दूरी तो यही है 100 किलोमीटर, ठीक, 100 किलोमीटर है दूरी,
अब यहाँ से ये क्या आ जाएगी चाल x प्लस वाई है। अब वो कितने घंटे लग रहे हैं हमसे, जब यानी विपरीत दिशा में चल रही है 1 घंटा, तो यहाँ से 1, तो 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये आ गया समीकरण नंबर 2। ठीक डन स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर y का मान और यानी कि y का गुणांक और y का गुणांक 1 है, x का भी 1 है, लेकिन यहाँ पर से क्या करेंगे हम, ये है अपोजिट साइन, यानी कि ये अपोजिट साइन इसके, ये अपोजिट साइन इसके, तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलो विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। वीडियो पसंद आ रही हो तो स्टूडेंट लाइक करिए और शेयर करिए, अगर पढ़ाने का तरीका भी समझ में आ रहा हो बढ़िया से अच्छे से, ठीक। तो यहाँ से ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2x, ये 120। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और अच्छे से कोई से वो समझाता भी नहीं है, ना ही स्कूल में और ना ही कहते हैं यूट्यूब चैनलों पर। ठीक स्टूडेंट, तो हमारी वीडियो को लाइक करें प्लीज और शेयर करें प्लीज, ठीक। अब यहाँ से 2 से ये कट जाएगा, तो यहाँ से 60, x इज इक्वल टू ये जाएगा 60, ठीक। ये जोड़ा है ना हमने, ये जोड़ा है, तो ये आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक। क्या x मानी थी ना हमने पहली कार्य की चाल, ठीक है। अब यहाँ से क्या रखेंगे हम, x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख दो, है ना। तो इसको, इस फिगर को मिटा दूं, ये समझ में आ गया होगा, आप बना लो अपनी कॉपी में, इस फिगर को बना लो पहले। मैं इस फिगर को मिटा देता हूँ, या ये मिटा देता हूँ, है ना, पहली कार्य की चाल, क्योंकि यहाँ पर तो आई गई है पहली कार्य की चाल, यहीं पे लिख देता हूँ, है ना, पहली कार्य की चाल आ गई है ना। अब यहाँ पर से समीकरण 1 में रखूंगा मैं, समीकरण 1 में, ठीक है। यहाँ पर से 60 माइनस बाई इज इक्वल टू 20 है, अब माइनस बाई इज इक्वल टू 20 माइनस 60, है ना। यहाँ से माइनस बाई इज इक्वल टू माइनस 40, ये कट जाएगा, तो ये कितना आ गया, बाई बराबर आ गई 40, है ना। तो यहाँ पर से इनकी चाल आ गई 40, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम किलोमीटर पर आवर, है ना। तो दोनों कारों की चालें क्या हो गई स्टूडेंट, एक की कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर और एक की कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक डन स्टूडेंट। तो ये हमारे हो जाते हैं 4 सवाल, यानी कि चौथे सवाल के 4 पार्ट, ठीक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और आज का आखिरी पार्ट, यानी कि जो सवाल नंबर 4 का 5th पार्ट है उसकी तरफ। तो मैं ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर अब देखो लास्ट सवाल मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप इसको एक बार निगाह मान लो, फिर मैं पढ़ के बता दूंगा और समीकरण यूं बनाकर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है ना, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है ना। यदि यानी कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है आयत का क्षेत्रफल, यदि लंबाई 5 इकाई क्या कर दी जाती है, कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है ना। यानी कि 2 कंडीशन दे रखी है, पहले में यानी कि लंबाई कितनी कम कर दी जाती है 5 इकाई और चौड़ाई बढ़ा दी जाती है 3 इकाई, तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, है ना। और सेकंड कंडीशन है 3 इकाई लंबाई क्या कर दी जाती है, हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ाने हैं, 3 और 2 के अनुपात में, है ना। तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई हो जाता है, यानी 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं याद करनी है ना। अब आयत की देखो, आयत की तो 2 विमाएं होती हैं, ये तो आपने पढ़ाई है ना। यानी कि मान लो ये आयत है, आयत की क्या परिभाषा होती है स्टूडेंट, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो वह आयत होता है। यानी कि मान लो ये x है तो ये भी x होगा और ये y है तो ये भी y होगा, तो ये y हो गई, है ना। तो ये y हो गई। अब यानी कि यहाँ पर कोई मात्रा तो दे नहीं रखा है तो इसको इकाई कह देंगे हम, x इकाई और ये हो गई y इकाई, ठीक। अब इसका जो क्षेत्रफल हमने पढ़ा है ना, तो क्या पढ़ा है हमने, x y क्षेत्रफल
एक्स बाई, है ना, इकाई स्क्वायर हो जाएगा अभी। ठीक, तो यहाँ पर ये पढ़ा है हमने, तो इससे फिगर से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ये इतना फाइंड आउट कर लिया, है ना। अब हम चलते हैं क्या किसके अनुसार, जो हमें से क्या कहा गया, सवाल में कहा गया, है ना। अब मैं ब्लैक मार्कर रख देता हूँ और ब्लू मार्कर से यहाँ पर लिखता हूँ। तो यदि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यहाँ पर ध्यान देना, यानी कि 9 इकाई हो नहीं जाता है, 9 इकाई कम हो जाता है, यानी कि पहले कितना था, एक्स बाई था, अब कितना हो गया, 9 इकाई कम हो गया, यानी कि एक्स बाई माइनस 9 हो गया, है ना। वो कब हुआ है ना, पहला पूछा थी एक्स लंबाई और चौड़ाई कितनी, वो सॉरी लंबाई कितनी थी, 22 इकाई, और ये जो है चौड़ाई, चौड़ाई तो हुई है, तो चौड़ाई कितनी हो गई, एक्स इकाई, ठीक है ना। तो ये चौड़ाई एक्स इकाई, तो यहाँ पर कितना कह रहा है, ये ध्यान देना, यदि लंबाई 3 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तब क्या हो जाता है, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है ना। यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि इकाई ये यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई, तो लंबाई तो ये हुई स्टूडेंट, है ना, और चौड़ाई ये हुई, तो लंबाई क्या हुई, ये हुई, और चौड़ाई ये हुई। ठीक, तो इसको एक तरीके से फिर आप कंफ्यूजन होंगे, है ना, तो मैं इसको x मान लेता हूँ और उसको y मान लेता हूँ। ठीक है, चौड़ाई हो गई और लंबाई, चलो इसका ऐसे ही रहने दो, है ना। बात तो एक ही है, x और y में जो माने हैं हमने, है ना, जो माना है हमने उसके अनुसार मान आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण यूं बनाने की के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, तो लंबाई ये है ना, लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, बाई माइनस 5, और चौड़ाई कितनी हो जाती है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो चौड़ाई ये है ना, x प्लस 3, ठीक, एक्स बाई माइनस 9, है ना। क्यों, क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा चाहे। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो है चौड़ाई है, ये जो है लंबाई है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आएगा। अब यहाँ पर कुछ लोग यानी कुछ स्टूडेंट उल्टा ही मान लेंगे कि लंबाई को क्या मान लेंगे, यहाँ से चौड़ाई क्या मान लेंगे, बाई, और लंबाई मान लेंगे एक्स, है ना, तो उनका उसके अकॉर्डिंग वो आ जाएगा आंसर। डन स्टूडेंट, तो अब मैंने यहाँ माना, अब ये होता है जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, तो ये बाई एक्स हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये बाई एक्स हो जाएगा या एक्स बाई, बात तो यही है, यानी कि या तो ये लिखो 2 × 3 तो 6 आएगा, और 3 × 2 लिखो तब भी 6 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो वैसे ही मैंने ये ऐसे ही रहने दिया फिर, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो ये आप कर लेंगे, अंडरस्टूड है ना। अब यहाँ पर अब सेकंड शर्त अनुसार चलते हैं, पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर से ये 5 बाई की इधर होगा, तो यहाँ से बाई एक्स आ जाएगा, ठीक, और बाई की इधर होगा तो प्लस 3 बाई, और माइनस का 5x और माइनस का 15, ये x बाई माइनस का 9। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से बाई एक्स माइन, अब ये एक्स वाई इधर आ जाएगा, है ना, बाई एक्स लिख दो चाहे, ठीक, और ये है प्लस 3 बाई माइनस का 5x, और ये है माइनस का 15, ये प्लस का 9 हो जाएगा इधर आके, तो इधर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से ये तो कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से माइनस का 5x और प्लस का 3 बाई, और ये कितना बचेगा, माइनस का 9 6 15 होता है ना, तो यहाँ से ये हो जाएगा 0, ठीक है, माइनस 5x प्लस 3 बाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, आ गया ना। लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है, जैसे यहाँ पर कहा है, कहाँ गया, है ना, लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो ये लिखा मैंने, है ना। तो क्षेत्रफल कितनी इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि क्षेत्रफल हमारा ये था और उसमें से 9 वर्ग इकाई कम हो गया, तो ये बना कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ ये तो थी हमारी किसके अनुसार, फर्स्ट कंडीशन।
तो अच्छे से समझा रहा हूँ, टाइम लग रहा है लेकिन एक बार समझ लेना, कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं, है ना। कैसे समझा रहा हूँ मैं, एक एक शब्द पर ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, है ना, किसको, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई, हमारा यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार बन गया। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन, ये लिखूंगा मैं सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन के अनुसार क्या है स्टूडेंट, क्या है, यानी कि लंबाई 3 इकाई बढ़ाते हैं और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाते हैं। लंबाई 3 इकाई बढ़ाते हैं, चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाते हैं, तब क्या है, हमारा जो क्षेत्रफल परिवर्तन होता है तो वो क्या हो जाता है, 67 इकाई बढ़ जाता है ना। तो यहाँ से एक्स बाई प्लस 67 आ जाएगा। डन स्टूडेंट। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो बाई एक्स प्लस 2y प्लस 3x प्लस 6, ये एक्स बाई प्लस 67 हो जाएगा। और यहाँ से अब इसको ले आएंगे इधर, बाई एक्स माइनस एक्स बाई और प्लस 2y प्लस 3x और ये जाएगा 67 माइनस का 6, ठीक, ये कट जाएगा। यहाँ से 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 61, ठीक। डन स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 2। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो 3 है यहाँ पर 2 है, यानी जो बाई के गुणांक है 3 और 2 हैं, एक्स के गुणांक 3 और 5 है, ठीक। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, बाई के गुणांक हम क्या कर लेंगे, समान कर लेंगे। तो इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से, और इसमें 3 से। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समीकरण 1 गुणा कितने से, 2 से, तथा समीकरण 2 गुणा 3। डन स्टूडेंट। तो एक स्टेप मैं लिख ही देता हूँ, है ना। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 2 से 6y, ये 12। तो मैं इसको दे दूंगा अब समीकरण नंबर 3। डन। यहाँ से कितने करेंगे, 3 से, तो 3 तिया 9, ठीक है। यहाँ से 3 तिया 9 आ जाएगा, और यहाँ से प्लस 3 दूनी 6 और 3 का 3, 3 छंग 18, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसमें 3 से करी ना, 3 का 3, 3 छंग 18, ये आ गया। इसको दे दो समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से 3 तिया 9 हो गया, ठीक, 3 दूनी 6 और 3 का 3, 3 छंग 18, तो ये इक्वल हो गए किसके मान, यानी कि बाई के। अब यहाँ से 2 से करी थी ना, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इनको घटाने पर आपस में घटाने पर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। यहाँ से क्या होगा, 9x और प्लस 6y, ये हो गया 183, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, अब इसको क्या करूँगा, माइनस का साइन करना पड़ेगा और ये प्लस का साइन करना पड़ेगा, वो सॉरी माइनस का, क्योंकि प्लस है, ये भी माइनस का करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से ये कट जाएगा, 6y से 6y कट जाएगा, ये कितना हो गया, 19x आ जाएगा माइनस का। अब ये माइनस है, 3 में 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, ठीक है 1, ये भी माइनस का। अब x का मान कितना आया, 19 नमा 171, x का मान आ गया 9, ठीक है स्टूडेंट। अब जब x का मान आ गया है यहाँ पर, तो x का मान यहाँ पर कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रख दो या 3 में रख दो, किसी में भी रख दो, तो किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब समीकरण नंबर 3 से देख लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ कर दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये समीकरण 3 से ये हो गया x का मान, तो समीकरण 3 ही है हमारी। तो यहाँ से -10 है और 9 हो गया x का मान, और प्लस 6y और इज इक्वल टू 12, ये हो गया 10 × 90 माइनस का 90 प्लस 6y इज इक्वल टू 12, इसका आगे लिख रहा हूँ, ठीक, 6y इज इक्वल टू 12 प्लस 90, है ना। अब यहाँ से प्लस 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102, और ये 6y, तो 6 से काटेंगे, हाँ 6 का 6 और 6 7 42, है ना, 17 6 102, तो ये y का मान कितना आ गया यहाँ से 17,
तो हमने बाई क्या मानी थी स्टूडेंट, क्या माना था, लंबाई मानी थी ना बाई, ठीक है। तो यानी कि आयत की, यहाँ लिख देता हूँ, आयत की लंबाई इज इक्वल टू बाई, बाई इज इक्वल टू 17, है ना। और ये किस में मानी थी हमने, इकाई में, तो ये इकाई में आ गई, ठीक है। और आयत की चौड़ाई हमने क्या मानी थी, एक्स मानी थी, तो एक्स क्या है, 9, 9 इकाई, ठीक है स्टूडेंट। इस पर ध्यान देना कि हमने माना क्या था, कि हमने लंबाई बाई मानी थी, तो लंबाई का जो लंबाई आई है हमारी वो 17 आई है, और जो चौड़ाई आई है हमारी 9 आई है, यानी कि 9 इकाई, एक्स का मान यानी कि 9 इकाई, क्योंकि हमने चौड़ाई जो क्या एक्स मानी थी, ठीक है। डन स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये हो जाता है हमारा सवाल नंबर 4 का 5th पार्ट खत्म, है ना। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट आपको मिल चुका था किसका, यानी कि पार्ट 1 मिल चुका था आपका किसका, 3.5 एक्सरसाइज का, है ना। 3.5 एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2 ये है ना। तो ये अपलोड हो जाएगा स्टूडेंट। तो आप इस तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैंने कंटेंट समझाया, कॉन्सेप्ट समझाया, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और उस पर ध्यान देना जो एक यानी कि जो मैंने बताया था गाड़ी वाला क्वेश्चन, ठीक है ना स्टूडेंट। गाड़ी वाले क्वेश्चन पर अच्छे से ध्यान देना, वो इंपॉर्टेंट है, आ भी जाता है, क्योंकि उसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से आप अपने मतलब चैनल को प्यार बनाए रखिएगा। और आप सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो।